तो ये कांग्रेस या बीजेपी को या वर्तमान पूरी की पूरी जो हमारी राजनीति है, इसकी बहुत सारी अवधारणाएं जो है वो नई अवधारणाएं बनने और कुछ पुरानी मान्यताएं अवधारणाएं ध्वस्त होने का ये काल है। देखिए, जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई तो उसने दो ऐसे नारे दिए थे जो लगते बड़े आकर्षक थे, लेकिन जैसे जैसे लोगों को पता चला कि ये तो पूरे भारत को खोखला कर देंगे। पहला जब वो आए तो बीजेपी का कहना था कि कांग्रेस मुक्त भारत बनाएंगे, तो लोगों का खासकर जो नौजवान लोग हैं उन्हें लगता था कि पुरानी जो सरकारें थी, खासकर नेहरू से लेके कांग्रेस ही जीतते थी, इन लोगों ने बहुत सारे बहुतेरे पाप किए हैं, तो कितना अच्छा होगा कि भारत से पूरा का पूरा कांग्रेस साफ हो जाए। उसका विस्तार दिया भारतीय जनता पार्टी ने उत्साहित होकर के विपक्ष मुक्त भारत बनाएंगे। लेकिन धीरे धीरे लोगों को पता चल गया कि वो कितने खतरनाक नारे थे। क्यों? क्योंकि इस दौरान जो बहुत सारे लोग हैं उनका भी राजनीतिक प्रशिक्षण बेहतर हुआ है। जिस तरीके से घटनाक्रम के कारण राजनीतिक दल बदलते हैं, वैसे ही लोगों का राजनीतिक प्रशिक्षण भी तो होता जाता है। लोगों को पता चल गया ये जो नारा था भारतीय जनता पार्टी ने दिया था वो पूरा का पूरा वोट बटोरने के लिए किया था और देश को लूटने के लिए किया था। दूसरा नारा जो उन्होंने किया कि डबल इंजन सरकार। अगर डबल इंजन सरकार की आप इस तरीके का नारा देंगे तो इसका मतलब भारत में जितने भी राज्य हैं सभी जगह क्या केवल भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार होनी चाहिए? अगर डबल इंजन सरकार ही काम करती है तो फिर हमारा संघवाद कहां गया? और डबल इंजन की सरकार बनती है, डबल इंजन की सरकार ही काम करती है। कल को मान लीजिए कि कांग्रेस की सरकार आई तो क्या आप सारे राज्यों में कांग्रेस की सरकार ही चाहेंगे? तो लोगों को पता चल गया कि ये विकास ऐसे नहीं होता है कि केंद्र में भी एक पार्टी की सरकार है और उसी पार्टी की सरकार जो है वो राज्य में हो तो ही विकास होता है। संघवाद को भारत ने पिछले कई सालों में बहुत अच्छे ढंग से उसका प्रयोग किया और भारत का बहुत चारों तरफ विकास करके दिखाया। जहां पर कांग्रेस की सरकारें नहीं थी वहां भी विकास हुआ, जहां दूसरी पार्टियों की सरकारें थी वहां भी विकास हुआ। तो ये दो मान्यताएं जो है वो जो ध्वस्त हुई हैं और लोगों को बहुत कुछ पता चलने लग गया है कि ये जो नारे हैं ये खोखले हैं। न केवल खोखले हैं बल्कि अपनी सरकार को लंबे समय तक बनाए रखने के लिए भारतीय जनता पार्टी के द्वारा फेंके गए हैं, जो दुर्भाग्य से लोगों ने पहले उसे लपक लिया था, लेकिन अब धीरे धीरे जो है लोगों की समझ बढ़ने लगी है, लोग जान गए हैं। कर्नाटक की बात करें तो कर्नाटक में देखिए दो एमएलए जो है, सिटिंग एमएलए जो है, उन्होंने भी पार्टी छोड़ी है। अभी शायद शाम की खबर है, उस लिस्ट में पता नहीं कांग्रेस ने उनके नाम डाले हैं कि नहीं डाले हैं, जिसमें एक नेहरू ओलेकर है और एक और है। तो जो अब ये जो असली बात यह है कि कर्नाटक में अब जो कुछ होगा ये पैटर्न जो है हमें बाकी जगह पर देखने को मिलेगा। अगर यहां पर कर्नाटक में बीजेपी हार जाती है और कांग्रेस जीतती है तो बहुत सारे राज्यों में ये पैटर्न चलेगा और लोगों में ये हिम्मत आएगी कि भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर कांग्रेस में या किसी भी दूसरी पार्टी में जाएं। और आगे जाके जो कम से कम 3 या 4 राज्य हैं उनमें मुझे ऐसा लगता है कि मध्य प्रदेश में ये स्थिति आएगी। मध्य प्रदेश में ही सबसे ज्यादा लोग कांग्रेस को छोड़ के भारतीय जनता पार्टी में गए थे, वो उन्हें वापस आने की हिम्मत बनेगी, ऐसा ये भी मुझे लगता है। तीसरा जो मुद्दा है कि नीतीश कुमार के बारे में जो कहा गया कि वो भी प्रधानमंत्री के रूप में राहुल गांधी का नाम हट जाने से उनका उत्साहवर्धन हुआ है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये ऐसा भी समय है जब बहुत सारे राजनीतिक दल और नेता अपने अपने पाप धोने के लिए सामने आ रहे हैं। देखिए, समाजवादी कुनबे में नीतीश कुमार ऐसे हैं जिनके ऊपर ये कलंक हमेशा रहेगा कि इन्होंने भारतीय जनता पार्टी के साथ सरकार बनाई है। जो कलंक लेकर जॉर्ज फर्नांडिस इस दुनिया से रुखसत हो गए, लेकिन मधु लिंगे अमर हो गए कि उन्होंने उस समाजवादी ऐसा नेता था जिसने भारतीय जनता पार्टी के साथ कभी उसके साथ ले गए और यहां तक कि 77 के बाद उन्होंने दोहरी सदस्यता के नाम पे पूरी की पूरी सरकार भी गिरा दी, वो चला। लेकिन मधु लिंगे का नाम आज भी इसलिए हम बहुत सम्मान के साथ लेते हैं और जॉर्ज फर्नांडिस जैसा एक महान समाजवादी नेता जो है इस कलंक को लेकर चला गया कि उसने भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है उसको बनाए रखने में, बचाए रखने में, गठजोड़ करने में भी बहुत सारे काम किए और उसका जितना पिछला इतिहास था वो सारा का सारा कलंकित हुआ, ऐसा मेरा मानना है। हालांकि मेरे मन में उनके प्रति बहुत सारे उनके कामों के लिए बड़ा सम्मान है। तो ऐसा मुझे लग रहा है कि ये पैटर्न कर्नाटक वाला चलेगा। तो दोहरा वार इसलिए होगा कि बीजेपी के ऊपर जो अंदर से होगा और बाहर से निश्चित रूप से होगा। आप शरद पवार, मेरा जो कहना है कि लोग अपने अपने कलंक इसलिए धोएंगे, शरद पवार भी जो कल आ रहे हैं वो आके अपनी स्थिति को स्पष्ट करेंगे कि भाई जेपीसी की जो मांग
मैं नहीं कर रहा हूं, क्यों उसके साथ नहीं हूं, इसको भी धोएंगे। शरद पवार भी हैं, शायद अंतिम लोकसभा चुनाव में इतने सक्रियता पूर्वक वो काम करेंगे। मुझे लगता है कि उन्हें भी अपनी एक स्थिति स्पष्ट कर देनी होगी इसी लोकसभा चुनाव में, और बताना पड़ेगा कि मैं भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा के खिलाफ हूं, इसलिए वो भी कल आ रहे हैं राहुल गांधी से मिलने। भारत में केवल महाराष्ट्र एक ऐसा राज्य है जहां के लोगों को, खासकर नेताओं को, राष्ट्र से भी ऊपर महाराष्ट्र लगता है। मतलब वो मान के चलते हैं कि जो हमारा राज्य है उसके ऊपर है। और उसके भी बाद जो शरद पवार जो है, उनका सारा का सारा राष्ट्र जो है उनका अपना लोकसभा क्षेत्र बारामती है। ये उनका, जैसे मैंने अपने पहले राउंड में भी ये कहा कि शरद पवार के सामने एक ऐसा अवसर है कि वो अपने जीवन के जिस उम्र तक पहुंच चुके हैं, मतलब उनकी आयु बहुत लंबी हो, उसमें मतलब हमारी सबकी शुभकामनाएं हैं, लेकिन उम्र का असर होता है। वे ये जरूर चाहते हैं कि वे अपनी लड़की को भी अच्छे से स्थापित कर दे, नंबर एक। दूसरी बात, इस गलती का एहसास उन्हें निश्चित रूप से हुआ होगा जब उन्होंने सोनिया गांधी के विदेशी मूल को लेकर पार्टी को तोड़ा था। आपको याद होगा कि उनके साथ दो ही नेता और निकले थे, तारिक अनवर साहब और पीए संगमा साहब। तो तारिक अनवर साहब भी वापस अपनी जगह पर पहुंच गए हैं, और सोनिया गांधी ने बहुत उदार दिल दिखाते हुए जब पीए संगमा की लड़की अगाथा संगमा को अपने मंत्रिमंडल में स्थान दिया था, तो उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ था। खुद शरद पवार जो कहते थे कि मतलब विदेशी मूल की कोई इसमें प्रधानमंत्री नहीं बनना चाहते, उस यूपी अध्यक्ष के नेतृत्व में बनी सरकार, उनके मार्गदर्शन में बनी सरकार और चल रही सरकार में वो दोनों बार वो महत्वपूर्ण पदों पर रहे। अब शरद पवार ने अभी अभी जो अपने कॉर्पोरेट सेक्टर के साथ उनकी जो बहुत नजदीकी जो संबंध है, उसका खुलासा करने के बाद उनको अपनी गलती का एहसास फिर से हुआ होगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि उन्हें न केवल खुद की अपनी पोजीशन को साफ करना है, ठीक करना होगा, अपने लड़की के लिए सुप्रिया सुले के लिए आगे का एक लंबा रास्ता बनाकर रखना है, अजीत पवार की मुश्किलों को कम करना है, अपने बारामती क्षेत्र पर उनका अपना जो कब्जा बना हुआ है उसको वैसा ही बनाकर रखना चाहते हैं। उनके सामने अब इसके अलावा कोई चारा नहीं है कि वे राहुल गांधी के पास आए, मल्लिकार्जुन खड़गे से मिले, और इस पूरे के पूरे विपक्षी एकता के मामले को लेकर वो आगे उनको बढ़ना ही होगा। इसके अलावा उनके पास अब कोई विकल्प नहीं रह गया है। वे आ रहे हैं तो ऐसा नहीं कि वो कोई बहुत बड़ा योगदान देने आ रहे हैं, वो आ रहे हैं इस कारवां में शामिल होने के लिए आ रहे हैं। उनके सामने अब और कोई दूसरा रास्ता बचा ही नहीं है। तो और ये जो पैटर्न है, आप देखिए कि कर्नाटक की बात करें तो कर्नाटक, मैं एक ही मिनट में अपनी बात खत्म करूंगा कि अब कांग्रेस जो है खुद किसी के पास नहीं जा रही है। सबसे बड़ा परिवर्तन ये आया है, ये जो विपक्षी कुनबा जो बन रहा है, लोग चलकर कांग्रेस के पास आ रहे हैं। कांग्रेस अपने आप किसी की ओर हाथ नहीं बढ़ा रही, वो अपने पार्टनर्स बहुत ही सजे तरीके से और बहुत सोच समझकर अपने पार्टनर्स चुन रही है, क्योंकि वो इसमें धोखा खा चुकी है। अब जो लोग आएंगे वे चल के आए, वो चाहते हैं। नीतीश कुमार ने कई बार बातें की कि हम इंतजार कर रहे हैं और कौन पहले आई लव यू कहे, हम ये देख रहे हैं, लेकिन अल्टीमेटली नीतीश कुमार को पता चल गया है कि नहीं, प्यासे को ही कुएं के पास जाना पड़ेगा। और इस समय जो है केवल कांग्रेस के ही कुएं में पानी बच गया है। अगर जो नहीं आएगा कांग्रेस के पनघट पर, वो उसका मटका खाली रह जाएगा। ये संदेश पूरे देश में सभी विपक्षी दलों को जा चुका है। आप अगर नहीं आते इस पनघट में, तो आप अपने पानी का इंतजाम चाहे किसी और नदी नाले से करते रहे, गटर से करते रहे, वो आपकी अपनी एक चिंता हो सकती है। साफ पानी चाहिए, लोकतांत्रिक तरीके से आपको योगदान देना है, लोकतांत्रिक प्रक्रिया में शामिल होना है, तो आप आइए यहाँ पर और कांग्रेस के साथ जुड़ जाइए। इसीलिए आज कांग्रेस उस एडवांटेजियस पोजीशन में है कि अगर मान लीजिए, हाइपोथेटिकल में बात कर रहा हूं, कि मान लीजिए कि वो कांग्रेस को लूज कर जाती है कांग्रेस, तो भी उसका उतना नहीं बिगड़ेगा जितना भारतीय जनता पार्टी अगर कर्नाटक को गंवा बैठती है इस चुनाव में, तो उसकी जो लहर उठेगी इस हार की, वो 2024 तक जाएगी। उसके पहले के 6-7 राज्यों से गुजरती हुई वो लहर जो है बीजेपी को पूरा डुबा देगी। कांग्रेस को अगर हार भी गई इस चुनाव को कर्नाटक का, तो उसका उतना ज्यादा नहीं बिगड़ेगा, क्योंकि आगे आने वाले जो राज्यों के चुनाव है उसमें कांग्रेस उत्तरोत्तर तरक्की ही करेगी। तो ये जो एडवांटेजियस, जो लाभदायक पोजीशन पे जो लाया है पार्टी को, वो राहुल गांधी ने लाया है, मल्लिकार्जुन खड़गे ने लाया है, प्रियंका गांधी ने, सोनिया गांधी ने लाया है। इसलिए लोग चल